हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं और हम सभी मध्य प्रदेश पीएससी प्री एग्जाम के लिए टारगेटली किया है और साथ ही मध्य प्रदेश व्यापम से जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एवं जेल पैरी एग्जाम भी होने वाला है। उसमें भी एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना। देखिएगा, हम अगली श्रृंखला का अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा इस श्रृंखला का सबसे पहला क्वेश्चन है। हम लोग पहले क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो पहले क्वेश्चन को आपको कवर करना है। मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? आप सभी ने पिछले वीडियोस की श्रृंखला भी देखी होगी। आप सभी को अच्छे से कवर करना है। सारी श्रृंखला मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। मध्य प्रदेश पूरा कवर करवाने की गारंटी आप बशर्ते सारे वीडियो क्रम वाइज देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर फैला हुआ है? तो आपको मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम, और पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण विस्तार भी पूछा गया है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो हम अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है 605 है, 780 है, 870 है और 1012 है। तो हमारा राइट आंसर होगा 870 किलोमीटर फैला हुआ है। पूरब से पश्चिम में कितना फैला हुआ है एमपी? 870। अगर उत्तर दक्षिण की बात करें हम लोग तो 605 किलोमीटर मध्य प्रदेश फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, विस्तार से आपको कवर करना है कि 870 पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर एमपी का विस्तार है। अगर कोई क्षेत्रफल इसी से पूछे तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल से कंपैरिजन कर लिया जाए तो 9.38% के आसपास है। तो आपको पूरब से पश्चिम विस्तार ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भी कवर करना है, भारत से कंपैरिजन भी कवर कर लेना है, और साथ में कभी कभी मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला पूछा जाता है तो सिंगरौली, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला अलीराजपुर और मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर, ये जिले भी आपको कवर करने हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? हमारे एमपी से ध्यान रखिए पहले तो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के साथ ही दो पर्वत श्रृंखलाएं विंध्याचल और सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कभी कभी दिशाओं से क्वेश्चन बने हैं। दिशाओं से आपको सारे क्वेश्चन कवर करने, कौन सी नदी कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है और कौन किसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। तो ये दिशा से ये उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के कौन सी नदी प्रवाहित होती है? हमारे पास ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, केन और बेतवा। तो राइट आंसर जो होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये सतपुड़ा पर्वत के उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। अगर सतपुड़ा की बात करें हम दक्षिण दिशा की, सतपुड़ा पर्वत की दक्षिण दिशा की, तो दक्षिण दिशा में आपको कवर करना है ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है। उत्तर दिशा से नर्मदा नदी और दक्षिण दिशा से आपको कवर करना है ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। और ये आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि ताप्ती और नर्मदा नदी ब्रंश घाटी से होकर के बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। दोनों की दोनों नदियां एमपी से प्रवाहित होती है, दोनों तीनों राज्यों से बहती है। तीन कवर करना है आपको। कौन कौन से राज्य हैं? तो एमपी, महाराष्ट्र,
और गुजरात, ये तीनों राज्यों से दोनों नदियां प्रवाहित होती है। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। और दोनों की दोनों नदियां अंत में खंबात की खाड़ी में गुजरात राज्य में चली जाती हैं। मुहाने की बात करें हम लोग तो मुहाने पर भरूच शहर स्थित है। किसके मुहाने पर? नर्मदा की। और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है सूरत शहर। कौन सा शहर? सूरत, जो गुजरात राज्य में ही मौजूद है। तो आपको नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती नदी हम अभी देखे, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको कवर किया था। केन नदी की बात करें हम लोग तो केन का उद्गम कटनी के कटंगी तहसील से होता है। कहां से? कटनी के कटंगी तहसील। और कटंगी तहसील आप सभी ध्यान रखिएगा कटनी जिले में मौजूद है। केन नदी पर एक परियोजना मौजूद है ग्रेटर गंगऊ। कौन सी है? ग्रेटर गंगऊ परियोजना यहाँ पर मौजूद है। और ये भी कवर करना है कि एमपी और यूपी से बहती है, एमपी और यूपी से बहती है, यमुना नदी की सहायक नदी है। तो केन को कवर कर लीजिएगा। बेतवा, बेतवा भी यमुना की सहायक है, रायसेन के कुमरा गांव से आती है। कहां से आएगी? कुमरा गांव से। और इस पर माता टीला परियोजना मौजूद है, माता टीला। और माता टीला ललितपुर और टीकमगढ़ के पास मौजूद है। कहां पर मौजूद है? ललितपुर और टीकमगढ़ के पास। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो नर्मदा नदी के साथ जाएगा। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। कभी उल्टा पूछ लिया जाता है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला मौजूद है? कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला मौजूद है? तो ये भी ध्यान रखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मौजूद है। इन दोनों नदियों के बीच में कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मौजूद है। और नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मौजूद है। ये पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना, एमपी में हाई कोर्ट, तो एमपी में हाई कोर्ट है कहां? तो जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर। और जबलपुर हम आपको अच्छे से कवर किए थे, भरपूर पढ़ाए थे। जबलपुर से ध्यान रखिएगा, जबलपुर में भेड़ा घाट है। जबलपुर में क्या है? भेड़ा घाट। और वहीं पर है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर मौजूद है। तो ये पॉइंट जबलपुर से आपको ध्यान रखना है। जबलपुर सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय एमपी का जबलपुर में ही है। तो हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? जबलपुर में। ऑप्शन है आपके पास कब की गई? तो राइट आंसर होगा 1956 में की गई। कब की गई थी? 1956। तो हाई कोर्ट की स्थापना आपसे पूछा जाता है, ये पॉइंट कई बार पूछ लिया गया है। कभी अगर हाई कोर्ट ना पूछा जाए तो इनके खंडपीठ पूछ लिए जाते। अगर हाई कोर्ट के खंडपीठों की बात करें हम लोग तो ग्वालियर है। कहाँ है? कहाँ पर मौजूद है? ग्वालियर। तो ग्वालियर आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर। और एक और ध्यान रखिए इंदौर। ये दो हमारे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के खंडपीठ है। हाई कोर्ट के क्या है? खंडपीठ, जिनकी स्थापना, इन दोनों की स्थापना 1968 में की गई। कब की गई थी? 1968 में की गई। तो हमें एमपी के हाई कोर्ट की स्थापना का ध्यान रखना है 1956। कब की गई? 1956। और इनके खंडपीठों की स्थापना को ध्यान रखना है, कब किया गया? 1968। और दोनों खंडपीठों को भी कवर कीजिए, ग्वालियर और इंदौर। और ग्वालियर इंदौर को हम आपको भरपूर पढ़ाए हैं। डिस्ट्रिक्ट 22 जो पिछले वीडियोज हैं उनमें हमने जो पॉइंट ग्वालियर इंदौर से पूछे जाते भरपूर आपको डिस्कस किए। और जबलपुर से जो पॉइंट पूछे जाते वो भी हम आपको पिछले वीडियोज में डिस्कस किए। इसलिए कहते हैं आप पूरे शुरू से वीडियो देखिएगा, आपको ज्यादातर जो मध्य प्रदेश के फैक्ट पॉइंट हैं वो सारे समझ में आएंगे। और ऐसे जो क्वेश्चन बनने वाले इन्हीं फैक्ट पॉइंटों से ही बनने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है?
ये फंडामेंटल है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सभी जानते हैं, तो सबसे पहले तो हम अगर पक्षी की बात करें तो गौरैया है क्या, पैराडाइज फ्लाईकेचर, हंस और बतख, बतख होना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है पैराडाइज फ्लाईकेचर, हमारे एमपी का राजकीय पक्षी। कैसा राजकीय पक्षी कौन सा है, बी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा पैराडाइज फ्लाईकेचर। कौन सा, पैराडाइज फ्लाईकेचर। इसी को बोलते शाह ए बुलबुल। क्या बोलते, शाह ए बुलबुल। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, शाह ए बुलबुल। और इसी को बोलते दूधराज, इसी को क्या बोलते, दूधराज। तो हमारे राजकीय पक्षी के 3 नाम है, दूधराज, शाह ए बुलबुल और पैराडाइज फ्लाईकेचर। मध्य प्रदेश में इसको जो घोषित किया गया, कब बनाया गया राजकीय पक्षी, तो 1981, ध्यान रखिए 1981, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी 1981 में घोषित किया गया। और राजकीय पशु भी घोषित किया गया इसी ड्यूरेशन में। कौन सा घोषित किया गया, राजकीय पशु। पशु की बात करें हम, बारहसिंघा। कौन सा है, बारहसिंघा। ये भी कब घोषित हुआ, 1981 में। अगर हम इसी 81 से ही बात कर ले तो राजकीय वृक्ष भी घोषित किया गया, राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। और इसको भी हम लोग कब घोषित कर दिए, 1981। तो राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष आपको कवर कर लेने हैं, ये तीनों 81 में हुए थे। और आपको पुष्प ध्यान रखना है तो सफेद लिली है, सफेद लिली हमारे एमपी का राजकीय क्या है, पुष्प है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, कभी कभी इसका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाता है। तो राजकीय खेल, मामा जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश का राजकीय खेल 2013 में घोषित कर दिया था। कब घोषित कर दिया था, 2013। और किसको बनाया, तो राइट आंसर होगा मलखंभ। किसको बनाया, मलखंभ। अगर हम मलखंभ एकेडमी की बात कर लें तो उज्जैन में स्थित है। मलखंभ एकेडमी कहां पर मौजूद है, उज्जैन में मौजूद है। तो आपको मलखंभ एकेडमी हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना खेल मलखंभ, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में राजकीय खेल घोषित कर दिया है। तो इसकी जो एकेडमी मौजूद है वो उज्जैन में है। और उज्जैन हम आपको भरपूर पढ़ाए हैं, मां कालेश्वर की नगरी, सूर्य की किरणें 21 जून को 90 डिग्री लंबवत, संदीपनी आश्रम, भरथरी गुफाएं, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित, और क्षिप्रा परी कुंभ के मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में ही किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। राजकीय खेल कौन सा है, हमारा राइट आंसर होगा मलखंभ के साथ। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीट्स हैं वो कितनी है, तो हमें इसका जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा 29। लोकसभा सीट कितनी है, 29। कभी कभी ये पॉइंट भी पूछा जाता है। अगर राज्यसभा सीटों की बात करें, किसकी, राज्यसभा सीट, और राज्यसभा सीट आप सभी जानते हैं 11 है। कितनी है, 11। और अगर विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए, किसकी, विधानसभा सीट, और विधानसभा सीट को भी कवर कीजिए 230 है। विधानसभा सीट्स मध्य प्रदेश में कितनी है, 230। राज्यसभा सीट्स कितनी है, 11 है, और लोकसभा सीट 29 है। तो हमें ये पॉइंट सारी कवर कर लेनी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो होगी वो सी ऑप्शन के साथ जाएगी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो किस जिले का है, तो लिंगानुपात आप ध्यान रखिएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, लिंगानुपात दर्शाता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मौजूद हैं, ये लिंगानुपात है। तो न्यूनतम पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सबसे कम भिंड का है। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन के साथ भिंड।
भिंड का लगभग 837 है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, भिंड है, और जिसका लिंगानुपात 2011 के डाटा के अनुसार, 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार 837 है। अगर हम बात कर ले सबसे अधिक लिंगानुपात की, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले का है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। तो बालाघाट मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये भी पॉइंट आपको कवर कर लेने, बालाघाट से ही ध्यान रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा वन यहीं पर पाए जाते हैं, बालाघाट में ही। बालाघाट में मलाजखंड खान, भरवेली खान मौजूद हैं, और एमपी में सबसे ज्यादा लोहा बालाघाट से ही निकाला जाता है। ये सारे पॉइंट हम आपको पिछले वीडियो में कवर किए, तो ये बालाघाट को कवर करना है। ग्वालियर हम आपको भरपूर पढ़ाए हैं, ग्वालियर से ध्यान रखिए, रूप सिंह स्टेडियम, तानसेन की नगरी, और तानसेन के बचपन का नाम ध्यान रख लो, रामतनु पांडे। तानसेन के बचपन का नाम क्या था, रामतनु पांडे। कभी कभी उनके बचपन का नाम पूछ लिया गया है। भिंड आपको कवर कर लेना है, यहाँ पर इंडस्ट्री क्षेत्र भी है, कौन सा, मालनपुर। तो मालनपुर इंडस्ट्री क्षेत्र के लिए, और करेक्ट आंसर भी भिंड ही है। अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो साक्षरता की दृष्टि से, साक्षरता आप सभी जानते होंगे, साक्षरता की दृष्टि से सबसे पीछे जो जिला है वो अलीराजपुर है। सबसे पीछे कौन सा है, अलीराजपुर। लगभग 36% यहाँ की साक्षरता है, और साक्षरता की दृष्टि से सबसे आगे जिला है एमपी का जबलपुर। कौन सा है, जबलपुर। लगभग 81% के आसपास यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। और साक्षरता में ही हम बात करें, सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे इंदौर के, और सबसे कम पढ़े लिखे अलीराजपुर के, और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां आपको कवर करना है भोपाल से, और सबसे कम पढ़ी लिखी लड़कियां अलीराजपुर से। तो ये साक्षरता का भी डाटा कवर कर लेना है। और लिंगानुपात एमपी में सबसे अधिक बालाघाट, और एमपी में सबसे कम भिंड। आंसर इसका करेक्ट आंसर भिंड के साथ ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। देखिएगा, हम एमपी को 3 बृहद प्रदेशों में बांटे, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश को भी हम 5 पार्टों में डिवाइडेड किए थे, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और बुंदेलखंड का पठार। ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, और हमारे एमपी में हम उसी टाइम ऑफलाइन क्लासेस में भी डिस्कस किए थे कौन सा बड़ा है। तो एमपी का बड़ा होगा हमारा मालवा का पठार। किसका पठार, मालवा का पठार एमपी का सबसे बड़ा है, जो पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% है। कितना परसेंट, 28%। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो पठार है मालवा का, जो पूरे प्रदेश का लगभग 28% और 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी ऊंची चोटी की बात करें तो सिगार है। कौन सी है, सिगार है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के कहाँ फैला हुआ है, पश्चिमी भाग में। और इसी पठार में सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, जिसको हम रेंगुर और कपासीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और मालवा पठार ही हमारे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा है, उपजाऊ, जहां पर फसलों की मात्रा अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। तो हम कहते हैं खेती हो तो मालवा जैसी। और एमपी में सबसे ज्यादा ओवरऑल फसलों का उत्पादन भी मालवा में ही होता है। रबी की फसल में यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं, और खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा सोयाबीन हो जाता है। तो मालवा पठार को ध्यान रखना है। इसके अगर उद्गम की बात करें तो ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ, जो समरूप में फैल गया, और चट्टानों के अपक्षरण के बाद यहाँ पर काली मिट्टी ने जन्म ले लिया। तो हमारे एमपी का सबसे बड़ा पठार कौन सा होगा, मालवा पठार।
ये नर्मदा सोन घाटी है। कौन सी है? नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी को भी ध्यान रखिएगा, ये एमपी का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र मालवा का पठार है। मध्य भारत का तीसरा बड़ा सिंचित क्षेत्र है। मध्य भारत में आपको उत्तरी क्षेत्र आता है और बुंदेलखंड का पठार आप सभी जानते हैं, जहां पर मिश्रित मृदा पाई जाती है और मिश्रित मृदा के साथ साथ ये सबसे कम सिंचित क्षेत्र भी है। तो ये आपको चारों पॉइंट कवर कर लेने, हमने आपको भौगोलिक दृष्टि में भी आपको अच्छे से कवर करवाया था। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जमुना लाल बजाज योजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी? जमुना लाल बजाज। आप सभी जानते हैं डिफरेंट है, परियोजनाओं से कभी ना कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जमुना लाल बजाज परियोजना, राइट आंसर होगा माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और है कहाँ मौजूद जमुना लाल परियोजना? राजस्थान राज्य में। कौन से राज्य में? राजस्थान। माही नदी मध्य प्रदेश आपको कवर कर लेनी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात राज्य से बहती है। 3 राज्यों को कवर करती है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी है। और कहां पर काटती है? तो राजस्थान में ही काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है। और माही का जो उद्गम है वो धार के सरदारपुर से होता है। कहां से होता है? धार के सरदारपुर से माही नदी का उद्गम होता है। और माही नदी अंत में गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी में चली जाती है। तो जमुना लाल बजाज परियोजना माही नदी पर मौजूद है। परियोजनाओं से क्वेश्चन बने हैं और कई बार बने हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम देके उठा के देखें और उनके ओल्ड पेपर उठा के देखें तो परियोजनाओं से क्वेश्चन बार बार पूछे गए। अगर हम नर्मदा की बात कर लें, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना जो है इंदिरा सागर, हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी है? इंदिरा सागर। और आपको दूसरी परियोजना ध्यान रखना है सरदार सरोवर। कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर मौजूद है? सरदार सरोवर, जो कहां पर मौजूद है? गुजरात राज्य में मौजूद है। कौन से राज्य में? गुजरात में। और 4 राज्यों की सम्मिलित है, एमपी, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और कौन सा राज्य है? गुजरात। 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना सरदार सरोवर किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर ही मौजूद है। सोन नदी से ध्यान रखिए, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। कौन सी? बाण सागर। और कहां पर है? शहडोल। कहां पर मौजूद है? शहडोल में। और ताप्ती नदी पर ध्यान रखिएगा, ताप्ती की जो परियोजनाएं हैं उकाई और कांकरा पार। कौन सी परियोजना है? उकाई और कांकरा पार परियोजना दोनों की दोनों गुजरात राज्य में मौजूद है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। आप सभी को ये श्रृंखला उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमारा जो अगला वीडियो होगा, आज देखिए वीडियो लॉन्ग नहीं बनाने का मन है, शॉर्ट वीडियो ही आपको मिलेंगे कुछ समय तक, कुछ समय बाद आपको लॉन्ग मिलने लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं चाहेगी, लॉन्ग मिलेंगे आपको भरपूर, लेकिन शॉर्ट तो मिलेंगे डेली आपको, लॉन्ग थोड़ी सा डिले होकर के मिलेंगे। तो आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वीडियो में अगली सीरीज के साथ हम डिस्कस करेंगे।